फिल्म की शुरुआत एक पौराणिक जापानी रानी की कहानी बताने से होती है। रानी के पास जीवन या मृत्यु देने की शक्ति है और वह जिसे भी छूती है वो मर जाता है। जनरल ने रानी को दूर पहाड़ों के नीचे दबा दिया, इसलिए अब उसकी बुराई नहीं फैलेगी। रिचर्ड उसकी कब्र ढूंढना शुरू कर देता है। वो इतना जुनूनी हो गया है कि उसे अपने परिवार की परवाह नहीं है। रिचर्ड की लारा नाम की एक बेटी है जिसे उसने छोड़ दिया। लारा को दिखाया गया है जो बॉक्सर बन गई है। इसी बीच मालिक आता है और कहता है कि उसकी सदस्यता शुल्क अभी बाकी है। यहाँ हमें लारा की कहानी का पता चलता है कि उसके पिता रिचर्ड वापस नहीं लौटे। बाद में सरकार ने घोषणा की कि वो मर चुका है, लेकिन लारा के पास पर्याप्त पैसा है। उनके पिता ने उनके लिए काफी संपत्ति छोड़ी है। वो यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पिता की मौत हो गई है। उसके पिता का बिजनेस पार्टनर भी उसे समझाता है, फिर भी लारा संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देती है। उसे अब भी उम्मीद है कि उसके पिता जीवित हैं, लेकिन आखिरी में उसके पिता का बिजनेस पार्टनर उसे संपत्ति के कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लेता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसकी संपत्ति नीलाम हो जाएगी। उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता ने कागजात पर हस्ताक्षर करते समय उसके लिए एक जापानी पहेली छोड़ दी थी। पहेली सुलझाने के बाद उसे उसमें से एक नोट मिलता है। नोट को पढ़कर वो अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करती है और वो उस स्थान पर चली गई और वो उसके पिता की कब्र का पता था। वो वहां जाती है और अपने पिता के नाम का पहला अक्षर दबाती है और उसे मिली चाबी से उसे खोलती है। इसी बीच गुफा का दरवाजा खुलता है और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पिता अपना समय कहाँ बिताते थे। लारा को वहां एक कैमरा मिलता है जिसमें उसके पिता का संदेश रिकॉर्ड किया गया था। लारा वीडियो देखती है जिसमें उसके पिता कहते हैं, मैं ये साबित करने के लिए बाहर निकला था कि अलौकिक अभी भी मौजूद है और फिर मुझे जापानी रानी के बारे में पता चला। मैं उसकी तलाश में बाहर निकला और तुम्हें खोने के बाद मैं सदमे में था। माँ, मैं तुम्हारी माँ को आत्मा की दुनिया से वापस लाने के लिए उस रानी की कब्र की तलाश में वहां गया था। अब तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा और रानी के बारे में जानकारी को नष्ट करना होगा। संदेश सुनकर लारा वहां की चीजें देखती है और जानकारी पढ़ते समय उसे पता चलता है कि उसके पिता की मदद किसने की है। वो अब अपने पिता की संपत्ति की मदद से ऋण लेती है और पैसे इकट्ठा करके हांगकांग चली जाती है और उस जहाज की खोज शुरू कर देती है जिसमें उसके पिता को आखिरी बार देखा गया था। जब लारा जहाज का पता लगाने की प्रक्रिया में थी तब चोर वहां पहुंचते हैं और वे उसका बैग चुराने के बाद भागते हैं, लेकिन चोरों ने गलत लड़की का बैग चुरा लिया है। लारा उनका पीछा करती है और अपनी मुक्केबाजी कौशल दिखाती है। फिर वो उन्हें अपना बैग वापस करने के लिए मजबूर करती है। उसे जहाज मिल गया है और उसने मालिक से बात की है, लेकिन वह बताता है कि उसके पिता ने उसके पिता की मदद की थी। मेरे पिताजी भी तुम्हारे पिताजी की मदद करके वापस नहीं आए और मुझे नहीं पता कि वो जीवित भी हैं या नहीं। लारा जहाज के मालिक से कहती है कि हम अपने पिताओं को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लारा को भी अपने पिता की जानकारी के माध्यम से द्वीप के बारे में पता चलता है। लारा को नहीं पता कि वो द्वीप कितना खतरनाक है, इसलिए मालिक वहां जाने से मना कर देता है। लारा उसे एक छोटी सी रकम का लालच देती है क्योंकि मालिक पर भी कर्ज था, इसलिए वो इस छोटी सी रकम के बारे में जानते हुए भी लारा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी यात्रा के दौरान लारा अपने पिता की पहेली सुलझाती है। तब उसे पता चलता है कि रानी हिमिको के पीछे एक दुष्ट समूह था। वे भी उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन वो पहेली सुलझाते सुलझाते बस में ही सो गई है। तभी वो झटके से जागती है क्योंकि उनका जहाज द्वीप पर पहुंच चुका है। खतरनाक लहरें थीं, लेकिन जब मालिक जहाज पर नियंत्रण नहीं रख सका तो उसने उसे कूदने के लिए कहा। लारा अपने पिता के कागजात इकट्ठा कर रही थी, लेकिन एक लहर आती है और वह लारा को अपने साथ ले जाती है। तूफान इतना भयानक था कि लारा समुद्र में छलांग लगा देती है। बचने के दौरान उनका जहाज एक पत्थर से टकरा जाता है। उनका जहाज कई टुकड़ों में बंट गया। लारा जाग गई और वो एक समूह के सामने थी। समूह का नेता लारा से कहता है, मैंने उस रानी की कब्र खोजने के लिए तुम्हारे पिता को समाप्त कर दिया है। वे उसके बैग से लारा के पिता की पत्रिका लेते हैं। अब वे लारा से श्रम कराते हैं और हिमिको के पते पर चले जाते हैं। जहाज का मालिक भी वहां मौजूद था और लारा की मदद करता है और उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन दौड़ते समय लारा गहरे पानी में डूब जाती है। डूबने से पहले उसे वहां एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिला।
उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो वहां क्या कर सकती थी, विमान उसके वजन के कारण डूब रहा था। लारा साहसपूर्वक तेजी से दौड़ती है और विमान के मुख्य हिस्से को पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो सांस ले पाती, विमान नीचे गिर जाता है। इसी बीच उसे उस विमान से एक पैराशूट मिलता है और वह उसे खोलकर जंगल में उतर जाती है। रात होने लगती है और उसे जंगल में अपनी मदद के लिए कोई नहीं दिखता। इसी बीच एक आदमी उसे देखकर उसके पीछे भागता है। तभी लारा उसका पीछा करती है और वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। लारा के पिता इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और लारा सुबह अपने पिता को समूह के बारे में बताती है। वो बताती है कि उन्होंने उसके पिता की वो किताब ले ली है जिसमें ये जानकारी थी। ये सुनकर उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, लारा, तुमने मेरा संदेश नहीं सुना? मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें उन चीजों को नष्ट करना होगा। अब तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया खतरे में है, इसलिए लारा तुरंत वहां दौड़ता है। लारा उन पर अपने तीरों से हमला करती है। वे कब्र ढूंढते हैं लेकिन उन्हें इसका प्रवेश द्वार नहीं पता। लारा के पिता भी वहां पहुंचते हैं और समूह नेता ने उन्हें पकड़ लिया है। अब लारा को प्रवेश पहेली हल करनी है। लारा अपने दिमाग से पहेली सुलझाती है और दरवाजा खुल जाता है। अब वे एक एक करके गुफा में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका एक गलत कदम एक आदमी की जान ले लेता है। उन्हें वहां एक खाई दिखाई देती है और अंदर कई कंकाल मिलते हैं। ये देखकर वे चौंक जाते हैं और दीवार पर एक और पहेली देखते हैं। वे पहेली देख ही रहे थे कि गुफा का दरवाजा बंद हो गया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लारा भी गिरने से बच जाती है और जब वे दीवार पर लौटते हैं तो पहेली से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। अब वे दीवार पर विभिन्न रंगों के सुराग लगाते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं लगाया गया। तब लारा समझती है कि हरा रंग स्वतंत्रता को इंगित करता है। वो तुरंत नीला और लाल रंग गायब कर हरा रंग बनाती है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही उन्हें रानी की कब्र दिखाई देती है। जब उन्होंने कब्र खोली तो रानी एक सामान्य इंसान दिख रही थी, लेकिन वो कंकाल में बदल गई। नेता का एक साथी रानी को उठा रहा था, लेकिन उसके हाथ में संक्रमण हो गया था। वो इस दर्दनाक संक्रमण के कारण चिल्लाते हुए मर जाता है। लारा पेंटिंग और पहेलियां देखकर समझ जाती है कि रानी कोई जादूगर नहीं थी बल्कि उसे संक्रमण था। यही कारण था कि रानी जिसे छू लेती थी वो मर जाता था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी इच्छा से अपना बलिदान दे दिया। वो अपने रिचर्ड और लारा के कारण पूरी दुनिया को खत्म नहीं करना चाहती थी और नेता को मना किया था कि वो उसे यहां से न ले जाए। नेता नहीं मानता है और रानी की उंगली काटते हुए पकड़ लेता है। नेता ने रानी की उंगली पकड़ ली है और रानी के योद्धा आते हैं और लारा पर हमला करते हैं। अब लारा के पिता संक्रमित हो गए क्योंकि एक योद्धा ने उन्हें छू लिया था। लारा के पिता जब उसके पास आते हैं तो उसे समझाते हैं कि हम में से किसी एक को यहाँ रहते हुए इस कब्र को नष्ट करना होगा। अतः इस कब्र को दोबारा कोई नहीं ढूंढ पाएगा और मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आपको मुझे यहीं छोड़कर चले जाना होगा। लारा इतने सालों बाद अपने पिता से मिलने के कारण टूट गई। वो खूब रोती है और फिर अपने पिता को आखिरी अलविदा कहती है। फिर वो नेता की तलाश करती है। लारा नेता को ढूंढती है और उसकी बहुत पिटाई करती है। नेता लारा को भी पीट रहे थे। नेता जो उंगली लारा लेकर आया उसे अपने मुंह में डालता है और उसे कंकाल में फेंक देता है। इस बीच कब्र में विस्फोट हो जाता है और लारा तेजी से दौड़ती है। वो अपनी गति के कारण निकास द्वार तक पहुंच गई है, लेकिन वो फंस गई है। वो भाग्यशाली थी कि जहाज का मालिक उसे बचाने के लिए मौजूद था और एक हेलीकॉप्टर भी आ गया। अब हेलीकॉप्टर हाईजैक करने के बाद सभी लोग सुरक्षित द्वीप से बाहर आ जाते हैं। लारा को लंदन में दिखाया गया है। वहां उसने अपने पिता की संपत्ति स्वीकार कर ली है। अपनी कंपनियों की सूची देखकर लारा को एक ऐसी कंपनी का पता चलता है जो अलौकिक कलाकृतियां प्राप्त करके दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। जो महिला उनके पिता की बिजनेस पार्टनर के रूप में काम करती थी वो कंपनी की मालिक थी। हमने उसे फिल्म की शुरुआत में देखा। उसका मिशन लारा को व्यावसायिक चर्चाओं में फंसाना था ताकि वह उसके काम में बाधा न डाले। सब कुछ पता चलने के बाद लारा उनसे प्रतिस्पर्धा करने का फैसला करती है। वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। ये फिल्म के अंत का प्रतीक है।